Hello everyone, welcome to Study Sport. In this video, we are going to discuss Paradise Lost by John Milton. And in this video, we are going to discuss only book 1 क्योंकि आपके सिलेबस में Paradise Lost का सिर्फ बुक 1 ही प्रेस्क्राइब्ड है. So let's get started. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू द एज देखेंगे. जिस एज में पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा था उस एज में क्या चल रहा था सोसाइटी में एंड क्या पॉलिटिकल स्टेटस था उस टाइम में. ठीक है. जॉन मिल्टन रॉट पैराडाइज लॉस्ट इन द 17th सेंचुरी. एंड जब मैं आपको 17th सेंचुरी कह रही हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 17th सेंचुरी मीन्स 1601 से लेकर के 1700 तक का टाइम पीरियड. ओके. सो अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज गोइंग थ्रू बिग चेंजेस. और ये वो टाइम था जब इंग्लैंड में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस हो रहे थे. देयर वाज अ सिविल वॉर. सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी 1642 में एंड हुई थी 1651 में विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट. चार्ल्स फर्स्ट उस टाइम पर किंग थे. बिटवीन द किंग कौन था? चार्ल्स फर्स्ट, जिसे रॉयलिस्ट कहते हैं, एंड द पार्लियामेंटेरियंस. तो ये जो सिविल वॉर हुआ था ये वॉर हुआ था चार्ल्स फर्स्ट मोनार्क के बीच में, मोनार्क और पार्लियामेंटेरियंस के बीच में. ये जो पार्लियामेंटेरियंस एंड मोनार्क थे इन दोनों का रूल करने का थोड़ा तरीका अलग अलग था. एंड ये जो चार्ल्स फर्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता था वॉर में. एंड वॉर में जो खर्चा होता था उसे ये वसूल करता था जनता से, हैवी टैक्सेशंस लगा देता था. एंड चार्ल्स फर्स्ट जो था उसका बिलीव था डिवाइन राइट ऑफ किंग पर, जिसका मतलब है कि जो किंग है उसे भगवान ने भेजा है लोगों पर रूल करने के लिए. एंड किंग ही सुप्रीम है, वो जैसे चाहे जनता पर रूल कर सकता है, उसे जितना चाहे परेशान कर सकता है, जितना चाहे टैक्सेस लगा सकता है उस पर, जैसे चाहे वो उनसे कुछ भी करा सकता है. एंड यही चीज़ पार्लियामेंटेरियंस को ठीक नहीं लगती थी एंड सभी नाखुश थे. तो एंड में क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में सिविल वॉर के चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और इसके साथ ही सिविल वॉर खत्म होता है. The war ended with the king being executed and the Puritans, a religious group, took control of the country under Oliver Cromwell. चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ था 1649 में एंड 1649 से ही ओलिवर क्रोमवेल चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद इंग्लैंड की गद्दी पर विराजता है. एंड इसका टाइम पीरियड फिर चलता है 1649 टू 1660 तक. और ये जो ओलिवर क्रोमवेल थे ये एक प्यूरिटन थे. प्यूरिटन जो है वो प्रोटेस्टेंट के जो बिलीव्स थे कि बाइबल को वो लोग मानते थे, वो चाहते थे कि बाइबल रूल करे ना कि पोप. एंड प्यूरिटन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर प्रोटेस्टेंट थे. ठीक है. सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द एज, उस एज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन. अब हम लोग देखते हैं पोम का इन्फॉर्मेशन थोड़ा अबाउट द पोम. ओके. पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोम रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. इसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है जॉन मिल्टन ने. एंड जब मैं ब्लैंक वर्ड्स कह रही हूँ तो आपको ब्लैंक वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए. सो ब्लैंक वर्ड्स एक टाइप की पोइट्री लिखने का तरीका होता है जिसमें राइमिंग स्कीम आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. इसमें राइम नहीं होता है, नो राइम. एंड इसमें मीटर फॉलो किया जाता है. एंड मीटर भी क्या होता है, इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है ब्लैंक वर्ड्स में. ठीक है. बाय द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन. The first version published in 1667 consists of 10 books with over 10,000 lines of words. जॉन मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट को 2 वर्जन में पब्लिश कराया. पहला वर्जन जो था वो 1667 में आया था जिसमें 10 बुक्स थी. एंड इन 10 बुक्स के सभी लाइंस को देखोगे आप तो इसमें 10,000 से भी प्लस लाइंस थे. और इसका जो सेकंड एडिशन आया, सेकंड वर्जन आया था 1674 में, सेम वही ईयर जब जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी. अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स. एंड ये जो सेकंड एडिशन आई थी इसमें 12 बुक्स थे इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनिड. एंड वर्जिल के एनिड को जिस तरीके से अरेंज किया गया था ठीक उसी तरीके से
जॉन मिल्टन का ये जो सेकंड एडिशन आया पैराडाइज लॉस्ट का, उसे भी ठीक उसी मैनर में अरेंज किया गया था विद माइनर रिविजन्स थ्रू आउट, और सेकंड एडिशन में थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए थे. इट इज कंसिडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस. पैराडाइज It is considered to be Milton's masterpiece, and it helped solidify his reputation as one of the greatest English poets of all time. जॉन मिल्टन का मास्टरपीस माना जाता है पैराडाइज लॉस्ट को, एंड इसी वर्क ने हेल्प किया था जॉन मिल्टन के नाम को बहुत ही ख्याति दिलाने में. इसी वर्क के पब्लिश होने के बाद जॉन मिल्टन को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट के रूप में. The poem concerns the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan, and their expulsion from the Garden of Eden. बिब्लिकल स्टोरी से थोड़ा बहुत इंस्पायर है जॉन मिल्टन का ये वर्क बाइबल के स्टोरी से. एंड बाइबल का क्या स्टोरी था कि क्रिश्चियन गॉड ने एक गार्डन बनाया, गार्डन ऑफ ईडन, एंड वहाँ पे उन्होंने रहने के लिए एडम को बनाया. एडम वहाँ पे रह रहे थे एंड उसे नीड हुई एक पार्टनर की. तब गॉड ने एडम के रिक्वेस्ट पर ईव को बनाया. और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर ना ही दुनिया में नॉलेज था और ना ही डेथ सफरिंग, कुछ भी नहीं था. एंड ये जो जिस ईडन गार्डन में एडम एंड ईव रहते थे वहाँ पे एक फॉरबिडन ट्री था, फॉरबिडन ट्री, जिसमें कहा जाता है कि उस ट्री में जो फ्रूट थे वो कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं था. That fruit was the fruit of knowledge. एंड ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी उस फ्रूट को खाएगा उसे नॉलेज आ जाएगा. एंड ईव क्या करती है, ईव इस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लेती है एंड देन इसको नॉलेज आ जाता है. एंड जब एडम को पता चलता है कि ईव ने खा लिया उस फ्रूट को, उस नॉलेज के फ्रूट को, तो एडम भी खा लेते हैं. एंड देन इसके साथ ही साथ नॉलेज तो आया, लेकिन नॉलेज के साथ साथ डेथ एंड सफरिंग भी आ गया था इस दुनिया में. ऐसा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है. एंड यहाँ पे ये जो सैटन है, सैटन भी पहले हेवन में रहा करता था गॉड के साथ में, लेकिन फिर गॉड के अगेंस्ट ये लोग रिवॉल्ट कर देते हैं सैटन एंड उसके कुछ फॉलोवर्स. तो फिर गॉड एंड सैटन के बीच में एक बैटल होता है जिसमें गॉड जीत जाते हैं और सैटन को भगा दिया जाता है हेवन से एंड उसे गड्ढे में गिरा दिया जाता है, हेल में पहुंचा दिया जाता है. एंड जब वो सैटन गड्ढे में गिर रहा था तो टोटल 9 डेज लगे थे उसे गिरने में. एंड जब वो गिरा फाइनली तो 9 डेज तक फिर उस गड्ढे में, उस हेल में, उस लेक ऑफ फायर में 9 दिनों तक वो सोता ही रहा अपने साथियों के साथ. और फिर जब उसकी नींद खुलती है तब वो अपने साथियों को उठाता है और उसे मोटिवेट करता है सबको कि उठो, जागो, और हम लोगों को फिर से प्लानिंग करना है कि हम लोग कैसे गॉड के खिलाफ रिबेल करें, ठीक है. तो यही सब बुक 1 में जॉन मिल्टन बताते हैं. बुक 1 सेट्स द फाउंडेशन फॉर द एंटायर एपिक, और ये जो बुक 1 है यही सेट करता है फाउंडेशन पूरे एपिक के लिए. इंट्रोड्यूसिंग सैटन, हेल एंड हिज प्लान फॉर रिवेंज. और जॉन मिल्टन बुक 1 में सैटन को इंट्रोड्यूस करते हैं, हेल के बारे में बताते हैं एंड उन लोगों के प्लान को बताते हैं कि वो कैसे रिवेंज लेने का प्लानिंग कर रहे हैं गॉड से. इट बिगिंस विद अ ग्रैंड इन्वोकेशन टू द म्यूज. इस पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोम की स्टार्टिंग कैसे होती है, एक ग्रैंड इन्वोकेशन से इन्वोक किया जाता है म्यूज को. म्यूज का नाम है यूरेनिया एंड प्रेजेंट सैटन एज अ ट्रेजिक एंटी हीरो. और पैराडाइज लॉस्ट में सैटन को एक ट्रेजिक एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है. एंड सैटन के जो डायलॉग्स है, जो स्पीच वो कहता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट एंड देन वी विल शिफ्ट इनटू द समरी. ओके, सो अबाउट द पोएट है हमारे जॉन मिल्टन, जिनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में एंड इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 में. 1674 में पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड वर्जन आया था एंड यहाँ पे 9 दिसंबर एंड 8 नवंबर को इनका डेथ हुआ था. 9 दिसंबर में जन्म हुआ था.
जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट, पॉलीमेसिस्ट एंड सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट एंड पोएट किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा, बट व्हाट इज पॉलीमेसिस्ट? सो पॉलीमेसिस्ट इज अ पर्सन हु गिव्स क्रिटिकल एंड बोल्ड आर्ग्यूमेंट्स। पॉलीमेसिस्ट हम लोग ऐसे बंदे को कहते हैं, ऐसे राइटर को कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बोल्डली आर्ग्यू करता है किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक पर। Paradise Lost elevated Milton's reputation as one of history's greatest poets. Paradise Lost मिल्टन को हिस्ट्री में सबसे ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक होने का ख्याति दिलाता है। Milton is described as the greatest English author by his biographer William Haley. विलियम हैली जॉन मिल्टन के बायोग्राफर थे एंड उन्होंने बताया है कि जॉन मिल्टन ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर हैं। His famous works include, अब यहाँ पे जॉन मिल्टन के कुछ फेमस वर्क्स दिए हुए हैं, ये रहे उनके कुछ वर्क्स, जिसमें से है पैराडाइज लॉस्ट 1667 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। देन है पैराडाइज रीगेन्ड जो कि आई थी 1671 में। देन है सैमसन एगोनिस्टिस जो कि पब्लिश हुई थी 1671 में ही। एंड देन है एरियोपैजिटिका पब्लिश्ड इन 1644। देन विलियम ब्लेक एक कोटेशन दिए हुए हैं जॉन मिल्टन के बारे में, एंड कोटेशन है, ही वॉज द पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। विलियम ब्लेक जब पढ़ते हैं जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को तो उन्हें लगता है कि जॉन मिल्टन जो है वो डेविल के पार्टी की तरफ से, मतलब सैटन को एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए जॉन मिल्टन के बारे में विलियम ब्लेक ने लिखा कि वो अननोविंगली क्या कर रहे थे, डेविल के पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। एंड जब आप आगे कुछ कोटेशंस देखोगे कैसे स्पीचेस दिए हैं सैटन ने, तो आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि इसके स्पीचेस कुछ हीरो के टाइप के हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक एंटी हीरो है। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे समरी को, एंड समरी को भी हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा सबसे पहला पॉइंट है इन्वोकेशन टू द म्यूज। ओके, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे ले आती हूँ। ये देखो, ये जो लाइंस है ना, इसी एग्जैक्ट लाइन से ये पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट होता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woo. Of man's first disobedience का मतलब है कि मैन ने जो पहला disobedience दिखाया था, गॉड ने तो एडम एंड ईव को मना किया था उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को, फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाने से मना किया था, लेकिन ईव ने डिसओबे किया गॉड को एंड उसने उस एप्पल को खाया। एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और वो जो फ्रूट था उस फॉरबिडन ट्री का, वही क्या किया, उसका जो मोर्टल टेस्ट क्या किया, ले आया, ब्रॉट, क्या ले आया, डेथ, इस वर्ल्ड में डेथ ले आया। एंड ऑल आवर वू, एंड हमारे सारे सफरिंग्स को, वू मीन्स होता है सफरिंग, तो डेथ एंड सफरिंग कैसे आया इस दुनिया में, क्योंकि उस फॉरबिडन ट्री को, उस फॉरबिडन ट्री के फ्रूट को खा लिया था ईव ने एंड देन एडम ने। सो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है पैराडाइज लॉस्ट की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वोकेशन टू द म्यूज। ओके, मिल्टन फॉलोज द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ होमर एंड वर्जिल, इन्वोकिंग द होली स्पिरिट, हेवनली म्यूज, इंस्टेड ऑफ अ पैगन डीटी। तो मिल्टन क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, वही ट्रेडिशन, क्लासिकल ट्रेडिशन जो होमर एंड वर्जिल ने फॉलो किया था। होमर का दो बहुत ही फेमस वर्क है, इलियाड एंड ओडिसी, एंड वर्जिल का एनिड तो आपने पढ़ा ही है। तो होमर एंड वर्जिल ने जिस तरीके से क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो किया है एंड अपने वर्क के स्टार्टिंग में वो जिस तरीके से इन्वोक करते किसी हॉली स्पिरिट को, ठीक उसी तरीके से जॉन मिल्टन भी क्लासिकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने वर्क के स्टार्टिंग में किसी हॉली स्पिरिट को इन्वोक करते हैं, और यहाँ पे हॉली स्पिरिट को उन्होंने हेवनली म्यूज कहा है। जॉन मिल्टन किसी पैगन डीटी को इन्वोक ना करके हॉली स्पिरिट को इन्वोक करते हैं। नाउ व्हाट इज पैगन डीटी? पैगन डीटी हम लोग कहते हैं रोमन गॉड एंड गॉडेसेस को। ठीक है, द थीम इज मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, द फॉल ऑफ एडम एंड ईव ड्यू टू सैटन्स टेम्पटेशन।
और इस बुक 1 का जो थीम है मैन का पहला डिसओबीडियंस है एंड किस तरीके से फॉल होता है एडम एंड ईव का, उसके बारे में बुक 1 में डिस्कस किया गया है। सो नाउ सैटन एंड द फॉलन एंजल्स इन हेल। अब हम लोग सैटन एंड उसके जो साथी थे उसके फॉलन एंजल्स जो उसके साथ हेल में जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। The poem shifts to Satan and his followers who have been cast into hell lake of fire after losing the war in the heaven. Satan and God के बीच में एक बैटल हुआ था हेवन में जिसमें सैटन हार जाता है एंड देन गॉड उसे उस हेवन से निकाल के हेल में डाल देते हैं एंड हेल में वो अभी अपने साथियों के साथ में है लेक ऑफ फायर में। Satan refuses to submit and shows defiant pride and resilience. लेकिन अभी देखो लेक ऑफ फायर में है सैटन, लेकिन अभी भी उसका नेचर सबमिसिव नहीं है, वो अभी भी बहुत ही डेफिएंट प्राइड दिखाता है एंड रेजिलेंस दिखाता है, वो प्रॉब्लम्स को झेल सकता है, ऐसा उसमें शक्ति है एंड वो अपने साथियों को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि उठो जागो और हम लोगों को प्लानिंग करना है कि कैसे हम लोग रिवेंज लेंगे गॉड से, कैसे फिर से रिवॉल्ट करना है गॉड के अगेंस्ट। He delivers his most famous speech emphasizing his preference for ruling in hell rather than serving in heaven. एंड सैटन के बहुत ही अच्छे स्पीच है पैराडाइज लॉस्ट में, उसी कारण ये पैराडाइज लॉस्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है जैसा सैटन स्पीच देते हैं एंड इसका मानना है कि हेल में रूल करना इज़ फार बेटर दैन सर्विंग इन हेवन। एंड यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है कोटेशन, एग्जैक्ट कोटेशन जो सैटन कहता है। पहला तो है better to reign in hell than serve in heaven, and then दूसरा कोटेशन है the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell a hell of heaven. सब कुछ दिमाग का बात है, हमारे दिमाग में हम लोग किसी हेल को हेवन बना सकते हैं एंड किसी हेवन को हेल बना सकते हैं एंड हेल में रूल करना बहुत ही अच्छा है, बेटर है रेदर देन हेवन में सर्व करना। यहाँ पे कुछ की फिगर्स दिए हुए हैं जो सैटन के आर्मी में थे, जिसमें से पहला है बेएल्ज़ेबब जो कि सैटन का क्लोजेस्ट एली है। एली मीन्स होता है फ्रेंड जो स्ट्रगल में सफरिंग में आपका साथ हो। एंड देन यहाँ पे कुछ एंजल्स हैं जो सैटन के साथ में गिरे थे उस हेल में। पहला तो है मोलोक, देन है बेलियल, देन है मैमोन। डिफरेंट फॉलन एंजल्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इन तीनों का अपना अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैटन्स लीडरशिप एंड द पेंडिमोनियम। पेन मीन्स होता है ऑल एंड डिमोनियम का मतलब होता है डिमोन, तो ऐसा जगह जहाँ पे सारे डिमोन रहते हैं उसे पेंडिमोनियम कहा जाता है। Satan rallies his fallen angels, giving them hope for revenge against God. अब देखो सैटन भले ही लेक ऑफ फायर, अब देखो सैटन भले ही लेक ऑफ फायर में है, वो खुद हेल में है अपने साथियों के साथ, अपने फॉलन एंजल्स के साथ, लेकिन फिर भी वो अपने एंजल्स को, अपने फॉलन एंजल्स को मोटिवेट कर रहा है एंड उन्हें कह रहा है कि उन्हें रिवेंज लेना है गॉड के अगेंस्ट, रिवोल्ट करना है फिर से एंड उन्हें प्लानिंग्स करनी है। सो उठो। The demons build Pandemonium, the grand palace of hell, symbolizing Satan's illusion of power. ये जो डिमोन्स थे वो अपना पेंडिमोनियम बना लेते हैं, अपना एक ग्रैंड पैलेस बना लेते हैं हेल में एंड ये जो उनका हेल का पैलेस है ये सैटन के पावर के इल्यूजन को दिखाता है। सैटन के पावर का इल्यूजन है वो पेंडिमोनियम। A grand council is held to discuss their next move and इसी पेंडिमोनियम जगह में एक काउंसिल रखा जाता है ये डिस्कस करने के लिए कि गॉड के अगेंस्ट जो रिवॉल्ट करना है सैटन एंड उनके फॉलन एंजल्स को, तो उसके लिए उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ देखो कैसे सैटन अपने फॉलन एंजल्स को मोटिवेट करता है एंड कहता है अवेक, अराइज और बी फॉरएवर फॉलन। अब बुक 1 में जो कुछ थीम्स आते हैं वो यहाँ पे हैं डिसओबीडियंस,
fate and free will, gender, innocence, love, sin and death, obedience to God, the fall of man, द नेचर ऑफ गुड एंड इविल। एंड इन सारे थीम्स को मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसी वीडियो में डिस्कस करने लगी तो वीडियो लॉन्ग एंड लेंथी बन जाएगी। सो वी विल डिस्कस द थीम्स इन द सेपरेट वीडियो। अब आता है हमारा कंक्लूजन। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 establishes Satan as a powerful but flawed figure। तो ये जो बुक 1 है ये स्टैब्लिश करता है सैटन को एक पावरफुल लेकिन एक फ्लॉड फिगर के रूप में। फ्लॉ मीन्स होता है कमी, तो सैटन में कमी भी था, भले ही वो पावरफुल ऐसे दिखाया गया है, उसके स्पीचेस ऐसे है कि हमें लगता है कि वो पावरफुल है, बट एक्चुअली में वो पावरफुल नहीं है। सैटन के जैसे स्पीच यहाँ पे दिखाए गए हैं, जॉन मिल्टन ने जैसे जैसे स्पीच दिए है सैटन को, हमें लगता है कि वो पावरफुल है, वो अच्छा है, हीरो है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पावरफुल होता तो क्या वो गॉड को हरा नहीं देता? सैटन का पावर एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। प्रेजेंटिंग हिम एज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिसेप्टिव लीडर। एंड सैटन को यहाँ पे जॉन मिल्टन ने एक कॉम्प्लेक्स एंड डिसेप्टिव लीडर के रूप में दिखाया है। वो अलग बात है कि सैटन पावरफुल था या नहीं था, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा मुझे पर्सनली। मिल्टन्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, एपिक सिमिलीज एंड ग्रैंड इमेजरी क्रिएट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग्स इन इंग्लिश लिटरेचर। एंड जॉन मिल्टन ने जिस तरीके से ब्लैंक वर्ड्स को यूज़ किया है, जिस तरीके से एपिक सिमिलीज को उन्होंने यूज़ किया है, एंड जैसे उन्होंने ग्रैंड इमेजरी दिखाई है इस पैराडाइज लॉस्ट में, ये सब मिल करके इस वर्क की जो ओपनिंग लाइन्स है उसे ग्रेटेस्ट ओपनिंग लाइन बना देती है इंग्लिश लिटरेचर में। आपको याद हो हमने लाइन पढ़ा था, इस पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइंस को पढ़ा था, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our woe. The book sets the stage for the epic battle between good and evil leading to the fall of man. And ये जो बुक 1 है ये सेट करता है, एक स्टेज प्रिपेयर करता है एक एपिक बैटल के लिए, एंड ये एपिक बैटल होनी थी गुड एंड इविल के बीच में। एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म होता है। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू। So that's all for now, and let's meet in the next video with a new topic. Till then, keep watching and keep learning, and thank you for watching the video.